Audio Jungle. Audio Jungle. सतगुरुदेव की जय हो। भगत समाज को मुंशी भूषण का सत साहेब। आपको जानकारी है कि संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा का विचारण हरियाणा हिसार के विशेष अदालत में चल रहा है। इस मुकदमा में संत रामपाल जी महाराज का जमानत हेतु जमानत आवेदन दिनांक 19/9/2025 को दायर की गई थी, जिसका जमानत आवेदन नंबर 2764/2025 था, जिसमें 19/9/2025 को सरकार को जवाब देने हेतु 22/9/2025 को तिथि निर्धारित करते हुए कोर्ट ने सरकार के विरुद्ध नोटिस जारी किया। दिनांक 22/9/2025 को सरकार ने जवाब न्यायालय में दाखिल किया। संत रामपाल जी महाराज की ओर से अधिवक्ता महोदय ने बहस हेतु एक तिथि निर्धारित करने के लिए प्रार्थना की, जिस पर दिनांक 25/9/2025 को बहस हेतु न्यायालय ने तिथि फिक्स किया। 25/9/2025 को उभय पक्षों की बहस सुनने के उपरांत न्यायालय ने आदेश पारित किया। इस तिथि पर न्यायालय ने क्या आदेश पारित किया कि विस्तृत जानकारी रखने के पूर्व मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल SSM-सतलोक- को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को भी टच कर बजा लें, ताकि मेरा हर एक वीडियो आपको आसानी से हासिल हो जाए और आपको अपने गुरु के प्रति हुए न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी शीघ्रता से प्रत्येक तिथि का हासिल होता रहे। आप में अपने गुरु जी के विरुद्ध में जितने भी केस दायर हुए उनमें से कितना डिस्पोजल हो गया है और कितने में सज़ा हुई है, कितने में रिहाई हुई है, कितना और कहाँ अपील फाइल है की जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप अवश्य पढ़ें ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक। इस पुस्तक को मंगाने के लिए 99-315-92-093 पर कॉलिंग या व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं या मेरे निवास स्थान पर आकर पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, यदि आप मेरे निवास स्थान पर आकर पुस्तक लेते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं, और यदि बाई पोस्ट या कुरियर के माध्यम से मंगाते हैं तो पोस्ट पार्सल खर्च आपको वहन करने पड़ेंगे। अब मैं इस वीडियो का विषय बिंदु पर चर्चा करना चाहूँगा। आज का विषय बिंदु है कि 25/9/2025 को हिसार विशेष अदालत ने संत रामपाल जी के जमानत आवेदन पर बहस सुनने के बाद क्या आदेश पारित किया। जमानत स्वीकृत किया या अस्वीकृत किया, स्वीकृत किया या अस्वीकृत किया, अस्वीकृत किया तो किस आधार पर किया, आदेश में क्या लिखा, इन बिंदुओं पर चर्चा करना। वैसे आप सभी को कल मैं स्टिकर एवं लाइव के माध्यम से आपको जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर दे चुका हूं कि हिसार न्यायालय ने दिनांक 25/9/2025 को संत रामपाल जी महाराज का आवेदन अस्वीकृत कर चुका है। अब मैं विस्तृत रूप से आदेश को आपके समक्ष रख देना चाहता हूं, ताकि आप सभी को यह मालूम हो जाए कि गुरु जी का जमानत आवेदन FIR नंबर 428/2014 देशद्रोह वाले केस में खारिज हो चुकी है, अस्वीकृत हो चुका है। आप स्क्रीन पर 25/9/2025 का ऑर्डर को पढ़ सकते हैं। वैसे स्क्रीन में ऑर्डर इंग्लिश में दिखाई देता होगा। इस ऑर्डर को हिंदी रूपांतरण करके सार बातें आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से रखता हूं। सर्वप्रथम स्क्रीन पर जो ऑर्डर देख रहे हैं वे दिनांक 19/9/2025 को है, जिस दिन जमानत आवेदन दायर की गई और सरकार के विरुद्ध जवाब देने हेतु नोटिस जारी की गई, एवं 22/9/2025 को अगली तिथि जवाब दाखिल करने हेतु निर्धारित की गई। 22/9/2025 को आप स्क्रीन पर ऑर्डर शीट देख रहे होंगे, जिस दिन सरकार द्वारा जवाब दाखिल की गई। गुरुजी के अधिवक्ता द्वारा जमानत के बिंदु पर बहस करने हेतु एक तिथि की प्रार्थना पर न्यायालय ने दिनांक 25/9/2025 को निर्धारित कर दी है। 25/9/2025 को न्यायालय ने सरकार एवं गुरुजी के तरफ से जमानत के बिंदु पर बहस सुनने के बाद आदेश पारित किया, जो आप स्क्रीन पर
देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। आप स्क्रीन पर ध्यान दें। संत रामपाल जी महाराज के तरफ से आवेदन दायर की गई है। जमानत आवेदन संख्या 2764 सन 2025 है, जो दिनांक 25/9/2025 को अस्वीकृत की गई है। स्क्रीन पर पढ़ें। रामपाल पुत्र नंदलाल राम, निवासी धनाना, तहसील गोहना, जिला सोनीपत, वर्तमान निवासी सतलोक आश्रम बरवाला, तहसील बरवाला, जिला हिसार। ये आवेदक कर्ता अभियुक्त संत रामपाल जी महाराज हैं। स्क्रीन पर आपको यह दिख रहा होगा कि यह आवेदन FIR नंबर 428 सन 2014 में जमानत हेतु दायर की गई है। FIR नंबर 428 सन 2014 में जिन अपराधों का विचारण गुरुदेव जी के विरुद्ध में चल रहा है वह है भारतीय दंड विधान की धारा 114, 121, 121A, 123, 307, 332, 333, 323, 342, 353 और 435 ओ असंवैधानिक गतिविधि निषेध अधिनियम की धारा 16 एवं 22C ओ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3, 4A, 4B ओ सार्वजनिक संपत्ति क्षतिपूर्ति सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 ओ 4 एवं आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27, 30 के तहत विचारण चल रहा है, जिसमें जमानत हेतु आवेदन संत रामपाल जी महाराज के तरफ से दायर की गई है। जमानत आवेदन पर सुनवाई हेतु पुकार की गई, बहस सुनी गई। संक्षिप्त में FIR है कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट द्वारा संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध वारंट जारी की गई थी। इंस्पेक्टर अपने अधिकारियों के साथ सतलोक आश्रम के नज़दीक वारंट निष्पादन करने हेतु घूम रहे थे। तब बाबा रामपाल 600 से 700 महिलाओं एवं बच्चों को आश्रम के मेन गेट पर बाहर बैठा दिए और लगभग 1500 से 2000 युवा व्यक्तियों को सतलोक आश्रम के छत पर लाठी बांस लेकर चारों तरफ से खड़े थे। कुछ के हाथ में बंदूकें भी थी। पुलिस प्रशासन लाउड स्पीकर से उन लोगों को एवं महिलाओं को बता रहे थे कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और प्रत्येक को चाहिए कि कानून का अनुसरण करें और वारंट का निष्पादन करने दें। अन्य बहुत से व्यक्ति जो सतलोक आश्रम के बाहर डीजल जेरिकन्स एवं पेट्रोल लिए हुए थे, वे धमकी दे रहे थे कि वे मर जाएंगे या मार देंगे, किंतु संत रामपाल जी को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। इसके लिए उन्होंने पुलिस को लाशों से गुजरना होगा, ऐसा धमकी दिया। पुलिस प्रशासन ने यह भी बताया कि जिला कलेक्टर ने इस क्षेत्र में धारा 144 लागू किए हुए थे। इसी वक्त युवा व्यक्तियों द्वारा जो आश्रम के बाहर खड़े थे पुलिस पर पथराव करने लगे एवं धमकी देने लगे कि वे कानून को नहीं मानते हैं और वे अंतिम सांस तक लड़ेंगे। वे सरकार के साथ लड़ने के लिए हर कुछ अरेंजमेंट कर रखे थे। पुलिस प्रशासन द्वारा बार बार कहने पर भी वे हिले नहीं और मरने मारने को तैयार थे कि उसी समय वे लोग पुलिस प्रशासन एवं अधिकारियों पर पत्थर फेंकने लगे एवं जान मारने के आशय के साथ गन से फायरिंग एवं पेट्रोल बम से हमला कर दिए और JCB को आग लगा दी। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय से N 107 RAF भोपाल मध्य प्रदेश को सतलोक आश्रम बरवाला के पास भेजा गया। हरियाणा पुलिस की RAF और भीड़ नियंत्रण पार्टी ने आंसू गैस के गोले दागे और शांतिपूर्ण तरीके से भीड़ को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछारें छोड़ी, मगर वे लोग कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया और भारी पथराव किया तथा पेट्रोल बम फेंकते रहे, जिससे ASI रमेश कुमार 1354 को चोटें आई। JCB का ड्राइवर वेंदर कुमार निवासी किरोरी, अंसार पुत्र नसरू निवासी भीम शिखा हथीन को भी चोटें आई। ESI वेदपाल 1471 हिसार ने बताया कि बलजीत सिंह पुत्र लहेरी जाट निवासी लक्ष्मी विहार बरवाला, सिद्धार्थ पुत्र हेतराम बिश्नोई निवासी हाउस नंबर 200 सेक्टर 15 हिसार, रविंदर पुत्र राम मेहर जाट निवासी सुलाना थाना
कालानौर, रोहतक, जितेंद्र पुत्र इंदर सिंह जाट निवासी नया बांस थाना गन्नौर सोनीपत एवं संतराम पाल जी ने अपने अनुयायियों के माध्यम से पुलिस पर जानलेवा हमला करने की योजना बनाई है और इसमें संतराम पाल जी पूरा हाथ है। सतलोक आश्रम के अंदर कई लोगों ने महिलाओं और बच्चों को जबरन हिरासत में रखा है और उन्हें आश्रम से बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। उपरोक्त व्यक्तियों ने एक साथ मिलकर पुलिस अधिकारियों को चोटें पहुंचाई और सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचकर धारा 107, 147, 148, 149, 121, 121 ए, 122, 123, 224, 225, 307, 332, 342, 353, 436 एवं 25, 54, 59 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध किया है। संत रामपाल जी महाराज के तरफ से वकील श्री MS नैन जी द्वारा न्यायालय से आग्रह किया गया कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छोड़ने, राजद्रोह एवं गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत अपराध का मामला नहीं बनता है, क्योंकि आवेदक एवं उनके अनुयायियों द्वारा किए गए कृत्य कभी भी राज्य की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं किए गए थे, बल्कि वे वैध आदेशों के निष्पादन में उनकी गिरफ्तारी का प्रतिरोध किए थे। आगे यह भी तर्क दिया कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 पर भरोसा करना उचित नहीं है, क्योंकि आश्रम से कथित रूप से बरामद पेट्रोल की बोतलों को कानून के दायरे में विस्फोटक नहीं माना जा सकता। विद्वान अधिवक्ता ने अकादमिक साहित्य का हवाला देकर इस दलील को पुष्टि करने का प्रयास किया है, जहां ऐसे उपकरणों को तकनीक अर्थों में विस्फोटक के बजाय महज आग लगाने वाला मोलोटोव कॉकटेल के रूप में वर्णित किया गया है। इस आधार पर यह तर्क दिया गया है कि आरोपों का मूल आधार कमज़ोर हो गया है और आवेदक यानी संत रामपाल जी महाराज की 1 दशक से अधिक समय तक चली लंबी कैद उन्हें जमानत का हकदार बनाती है, अतः जमानत स्वीकृत की जाए। सरकार का विद्वान अधिवक्ता ने बचाव पक्ष के तर्कों का खंडन करते हुए कहा कि पेट्रोल बम विस्फोटक नहीं है, बल्कि एक कृत्रिम तकनीकी की बात है, बिल्कुल गलत है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत वैधानिक परिभाषाएं व्यापक है और जानबूझकर किसी भी सामग्री या उपकरण को तैयार की गई है जो दहन, विस्फोटक या आग लगाने वाले प्रसार के माध्यम से विनाशकारी प्रभाव पैदा करने में सक्षम है, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के परव्यू में आता है। आगे तर्क दिया गया है कि आवेदक रामपाल जी का कृत्य असंवैधानिक गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत युद्ध छेड़ने, राजद्रोह, आतंकवादी गतिविधि के अनुकूल है या प्रतिकूल, यह परीक्षण का विषय है, किंतु वर्तमान समय में केवल प्रथम दृष्टया मूल्यांकन की जरूरत है। इस मानक पर सामग्री से पता चलता है कि आवेदक रामपाल जी महाराज ने न केवल अपने अनुयायियों को हिंसक प्रतिरोध के लिए संगठित किया है, बल्कि उन्हें खतरनाक आग लगाने वाले उपकरणों से भी लैस किया, जिससे आश्रम राज्य के विरुद्ध टकराव के एक किलेबंद क्षेत्र में तब्दील हो गया। सरकारी वकील का कथन है कि लंबी हिरासत की दलीलें बचाव पक्ष के वकील द्वारा दिया जाना भ्रामक है। आवेदक हत्या के अन्य मामलों में दोष सिद्ध किया गया है। इस मामले में लंबित रहने के कारण लंबी हिरासत में नहीं है, बल्कि इसलिए हिरासत में है क्योंकि वह एक दोषी था और ठोस सजा काट रहा था। इसलिए लंबी अवधि की कैद आवेदक रामपाल के लिए फ़ायदेमंद इस केस में नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर इस मामले में पहले ही जमानत मिल जाती तो भी वह कभी जेल से बाहर नहीं आता। आगे सरकारी वकील ने तर्क दिया कि आवेदक संत रामपाल जी महाराज की जमानत पर रिहाई से सार्वजनिक व्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा,
केस के विचारण के दौरान भी इनके अनुयायी की बड़ी भीड़ उनकी एक झलक पाने के लिए जेल परिसर के बाहर जमा हो जाती है। यदि उन्हें जमानत पर छोड़ा जाता है तो भीड़ की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी, जिससे सरकारी खजाने पर दबाव पड़ेगा और जेल प्रशासन का संचालन असंभव हो जाएगा। ये कोई काल्पनिक आशंका नहीं है, बल्कि अनुभव पर आधारित है। न्यायालय ने पेट्रोल से भरी बोतलों को विस्फोटक अधिनियम के तहत अपराध माना है, क्योंकि उसमें न केवल रासायनिक विस्फोटक शामिल है, बल्कि आग या विस्फोट द्वारा विनाश का कारण एवं आग लगाने वाले उपकरण भी शामिल हैं, जिसमें विनाशकारी क्षमता है। अभिलेख पर मौजूद सामग्री से पता चलता है कि आश्रम को कानून को विफल करने के लिए एक वास्तविक किले में बदल दिया गया था, जिससे राज्य को नियंत्रण करने के लिए असाधारण संसाधन जुटाने पड़े थे। इस तरह का आचरण कानून की जड़ पर प्रहार करता है और अदालतों के अधिकारों को सीधी चुनौती देता है। इसलिए बचाव पक्ष का यह दलील कि युद्ध छेड़ना राजद्रोह एवं यूएपीए का कोई अपराध नहीं बनता है, गलत सिद्ध होता है और ऐसे अपराध राज्य की संप्रभुता और सुरक्षा के खिलाफ है। आवेदक रामपाल जी द्वारा किए गए कृत्यों का आरोपों की गंभीरता को कम नहीं आंका जा सकता, जो पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बड़ी संख्या में अनुयायियों को जानबूझकर जुटाने एवं घातक आग लगाने वाले उपकरणों के इस्तेमाल और न्यायिक प्रक्रिया में संगठित बाधा डालने से संबंधित है। न्यायालय का मत है कि यह बात उभर कर आती है कि यह आशंका है, जो अटकलबाजी नहीं बल्कि बार बार के पिछले अनुभव पर आधारित है, कि रामपाल जी की जमानत पर रिहा सार्वजनिक व्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी और न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करेगी। यहाँ तक कि जब आवेदक रामपाल जी जेल की चारदीवारी के भीतर ही सीमित रहते हैं, उनके अनुयायियों की बड़ी भीड़ परिसर के बाहर इकट्ठा होती है। केवल इतना ही नहीं, यह भी बात सोचनीय है कि आवेदक को सेंट्रल जेल नंबर 2 में रखा गया है, जबकि मुकदमा की सुनवाई सेंट्रल जेल नंबर 1 में चल रही होती है और आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाता है। कार्यवाही के दौरान यह देखा गया है कि असामान्य रूप से बड़ी संख्या में महिलाओं सहित वकीलों सहित लोगों ने भीड़ के साथ साथ मामले में उपस्थित होने का अधिकार के लिए वकालतनामा दाखिल करने की मांग की है, मगर सुनवाई के दौरान ही एक झलक पाने के लिए दी जाती है। ये सब वकालतनामा के लिए वकालतनामा की संख्या इतनी अधिक आ रही है कि अदालत को एक सूची तैयार करके उपस्थितियों को प्रतिबंधित करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसलिए यह कल्पना करना कठिन नहीं है कि यदि संत रामपाल जी महाराज को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है तो बहुत बड़ी गड़बड़ी होगी। यदि भले ही कोई हाई कोर्ट के नियमों के अनुसार कोई बिंदु तब तय की जाए, चाहे वह पुलिस अधीक्षक कार्यालय हो या जिला न्यायालय हो या जहां भी सुनिश्चित किया जाए, वहां अनिवार्य रूप से अनुयायियों की बड़ी भीड़ जमा होगी, जिससे सुरक्षा बलों, राज्य के खजाने, नागरिक प्रशासन और यहां तक कि उन स्थानों पर भी असहनीय बोझ पड़ेगा, जिसके कारण मामला उस दिन ठप हो जाएगा, कोई कार्य नहीं हो पाएगा। इसलिए रामपाल जी महाराज को जमानत पर रिहा करने से न केवल सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ेगी, बल्कि इस मुकदमे की सुव्यवस्थित प्रगति भी प्रभावित होगी। आवेदक के अधिवक्ता का कथन है कि इस केस का विचारण निरंतर दिन प्रतिदिन चलना चाहिए। इस विषय पर न्यायालय ने फाइंडिंग दिया है कि सबसे बड़ी कठिनाई यह जुड़ी है कि वर्तमान कार्यवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल नंबर 1 हिसार के अंदर आयोजित की जा रही है। इसलिए अभियुक्त स्वयं केंद्रीय कारा नंबर 2 में हैं। न्यायिक कार्यवाही को जेल प्रशासन को सौंपने, आवश्यक संरचना स्थापित करने और उसके बाद उसे वापस करने में ही न्यायालय के कार्य दिवस का एक बड़ा हिस्सा समय का खर्च हो जाता है, जिससे इस मामले में निरंतर सुनवाई की संभावना कम हो जाती है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर
रामपाल जी जमानत के हकदार नहीं हैं। जब न्यायालय किसी अभियुक्त को जमानत पर रिहा करता है तो एक निहित समझौता होता है कि न्यायालय के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जा सके और न्यायाधीश द्वारा व्यक्त विश्वास के अनुरूप अधिक विवेक से आचरण किया जा सके, किंतु आवेदक से ऐसी आचरण का आशा नहीं की जा सकती है जैसा कि पूर्व में देखा जा चुका है। इसलिए रामपाल जी का जमानत आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। इस तरह आप सभी को आवेदन संख्या 2764 सन 2025 को सुनवाई होने के बाद जिला व सत्र न्यायाधीश डॉक्टर परमिंदर कौर ने दिनांक 25/9/2025 को अस्वीकृत कर दिया तथा संत रामपाल जी महाराज को जमानत नहीं दी एवं संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर नहीं आएंगे। इसी के साथ अब अपना वीडियो को विराम देते हैं। फिर मिलेंगे। सत साहेब जय बंदी।